हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। उसकी बात सुनकर यांग काई को थोड़ी चिंता हुई। तेरा सीनियर ब्रदर ची शुए उनके साथ नहीं है ना? अगर है तो हमें बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ची शुए ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 7th स्टेज का मास्टर था और उसके पास 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट गुलाम था। दोनों से निपटना मुश्किल था। जीमो ने आह भरी, उम्मीद है वैसा न हो। 1 घंटे बाद तीनों अपने निशाने के पास पहुंच गए और जीमो यांग काई की पीठ से उतरी, कपड़े और बिखरे बाल ठीक करते हुए शुक्रिया में सिर हिलाया, फिर दृढ़ता से आगे बढ़ी। थोड़ी दूर पर यांग काई को ढेर सारे मॉन्स्टर बीस्ट्स दिखे और 10 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। उनमें से 2 जीमो जैसे कपड़े पहने थे और पास पास खड़े थे, जाहिर तौर पर सेन लुओ टेम्पल के याओहे और याओशी। ये लड़का और लड़की खुशी से उन्हें देख रहे थे, चेहरे पर जरा गिल्ट नहीं। चुपके से अपने 100 मॉन्स्टर बीस्ट्स को हुक्म दिया कि जीमो के गुलाम बीस्ट्स को घेर लें। सीनियर सिस्टर आखिरकार हमसे मिलने आ ही गईं। याओहे ने हल्के से मजाक उड़ाया, जाहिर तौर पर जीमो को आंखों में नहीं रखता था, हंसकर बोला, जबकि याओशी ने भी हंसकर जीमो को तिरस्कार से देखा। क्या मेरे पास कोई चॉइस थी? जीमो ने ठंडे से उन्हें घूरा, करीब 10 मीटर दूर खड़ी होकर। जैसे ये 3 सेन लुओ टेम्पल डिसिपल्स एक दूसरे का सामना कर रहे थे, हवा में अस्थिर माहौल बनने लगा। जीमो के पीछे खड़ा यांग काई जल्दी दूसरी तरफ मौजूद लोगों पर नजर दौड़ाए। कई पुराने जानकार दिख गए। 30 मीटर दूर 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियां जमीन पर बैठी थी, साथ में असुरा सेक्ट की ये किंगसी और झोउबा और रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट के चेन शुएशु और सु शियाओयू। इन परिचित चेहरों के अलावा कई दूसरे फोर्सेस के डिसिपल्स भी थे, जैसे जेमिनी आइलैंड, वाटर मून हॉल, प्योर हॉट पैलेस, सोरिंग फेदर पवेलियन वगैरह। यांग काई को देखकर चेन शुएशु और सु शियाओयू दोनों कड़वी मुस्कान दिए। उनके चेहरों पर साथी जैसा उदास भाव आ गया। यांग काई ने हल्के से सिर हिलाया, नोटिस किया कि ग्रुप में अब सिर्फ 16-17 लोग बचे थे। संख्या इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, तो जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों में ढेर मौतें हुई थी। तुम दोनों साइड हो जाओ। याओहे ने लापरवाही से यांग काई और लिन शान को हुक्म दिया, फिर उन्हें और नजर नहीं दी। जीमो ने जल्दी उन्हें इशारा किया कि मान लो। यह इशारा पाकर यांग काई और लिन शान चेन शुएशु वालों के पास चले गए। जैसे दोनों तरफ मिले, 10,000 फ्लावर पैलेस की लड़कियों में से एक ने यांग काई को देखकर आह भरी और बोली, लगता है तेरी भी किस्मत खराब है। यांग काई ने आराम से मुस्कुराकर जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है। क्या मैं इस युवती का नाम पूछ सकता हूँ? पिछली मुलाकात में जब वू चेंगली ने उसे शर्मिंदा किया था, तो इसी 10,000 फ्लावर पैलेस की लड़की ने उसके पक्ष में कुछ शब्द कहे थे। ऐसे बर्ताव से यांग काई को उसका काफी अच्छा इंप्रेशन था। ये 4 बहनें हर एक कमाल की खूबसूरत थीं, हर एक अलग तरह का आकर्षण छोड़ती थी। सब साथ बैठी तो सचमुच सुंदर तस्वीर बन रही थी। गर्म हंसी के साथ लड़की बोली, हान शियाओक्यूई। पैलेस की दूसरी लड़की, जो थोड़ी सैसी लग रही थी, अचानक होंठ फुलाकर बोली, अरे तू, हम सब कैदी बन चुके हैं, फिर भी लड़की का नाम पूछ रहा है। लगता है तू काफी चालाक है। सिलाविन, लाफिंग फेस। काश वह और चालाक होता। यांग काई ने मुस्कुराकर अपनी इल्जाम लगाने वाली की तरफ देखा। क्या इस युवती ने कभी मर्दों की फितरत के बारे में नहीं सुना? वैसे मुझे तेरा नाम भी तो नहीं पता ना। उसके चालाक बर्ताव पर होंठ फुलाकर लड़की ने फिर भी जवाब दिया, ये हान। सिलाविन, उनका सरनेम हान है। ये देखकर ये किंगसी हल्के से हंसकर बोली, चूंकि सरनेम एक है, अगर हम जिंदा निकले तो छोटी बहन हान और मैं स्वॉन सिस्टर बन जाएं। हान शियाओक्यूई ने जल्दी अपनी बाकी 2 जूनियर सिस्टर का परिचय कराया। एक शर्मीली और शांत लड़की हुई रू यिन और दूसरी फ्लटी लड़की लियू किंग रू। इतनी बुरी हालत में भी सबने यांग काई को फेस दिया और खुद का परिचय कराया। वाटर मून हॉल का फैन कियान हैन, प्योर हॉट पैलेस का जुओ फोंग और ली शिन युआन, सोरेन फेदर पवेलियन का चू जिंग शान। इन अलग अलग फोर्सेस के एलीट डिसिपल्स इकट्ठा होकर थोड़ी देर खुशी का मजा लिया। कई दिनों की दबी चिंता और टेंशन थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। मौत सामने है, फिर भी तुम्हें ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने का मूड है, जैसे वे हमें जिंदा गुलाम रखने का फैसला करे, तब देर नहीं हो जाएगी। अचानक मजाक उड़ाती आवाज आई, जिसने सबके खुश माहौल को तोड़ दिया। सिर घुमाकर यांग काई ने देखा, एक लड़का तिरस्कार से उसे घूरकर हंस रहा था। उसे पल भर घूरकर यांग काई ने और ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ ये किंगसी ने पलटवार किया, बी शियूमिंग, जिस दिन से हम पकड़े गए तू बस नेगेटिव बकवास कर रहा है। अब क्या कहना चाहता है?
बी शियुमिन ने ठंडी हंसी हंसी, कुछ खास नहीं, बस हैरानी हो रही है कि तुम सब इस कचरे के आने से इतने खुश क्यों हो। क्या तुम सचमुच उम्मीद कर रही हो कि वह हमें बचाएगा? चेन शुएशु ने भौहें सिकुड़कर जवाब दिया, अगर तुझे अपनी जान की कोई उम्मीद नहीं तो खुद खत्म क्यों नहीं कर लेता? दूसरों पर कीचड़ क्यों उछाल रहा है? भाई यान का रियल्म थोड़ा कम है, इसलिए उन्हें बदनाम मत कर। बी शियुमिन जवाब देने वाला था कि उसके पास वाला उसका साथी डिसिपल तिरस्कार से हंसा और बोला, उसकी कल्टीवेशन कमजोर है इसलिए कचरा है। हाँ, मुझे सचमुच समझ नहीं आता ऐसा कचरा अभी तक जिंदा कैसे है, उसे तो कब का मर जाना चाहिए था। ये लड़का शायद बी शियुमिन के ही सेक्ट से था और अच्छे रिलेशन में था, जाहिर तौर पर एक ही साइड लेगा। हान शियाओ क्यूई ने ठंडे से कहा, तुमने बहुत बोल दिया। ये हान, हुई रुओयिन और लियुकिन रू सब गुस्से से उन्हें घूरने लगी। भले बी शियुमिन और उसका साथी डिसिपल यान काय को पूरी तरह कम समझते थे, लेकिन ग्रुप से पूरी तरह अलग होना भी नहीं चाहते थे, इसलिए और बहस न करके ठंडे से हंसे मुड़े आंखें बंद करके चुप हो गए। इन दोनों के ठंडा पानी डालने से पहले का खुश माहौल बर्बाद हो गया, सबके दिल थोड़े भारी हो गए। ये हान ने जल्दी गाल थपथपाकर कुछ तसल्ली के शब्द बोले, यान काय था ना। उन दोनों की परवाह मत कर, उस दिन से वे बस नेगेटिव हैं, बस नहीं चाहते कि दूसरों को उनसे बेहतर फील हो। यान काय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब बैकग्राउंड में कुत्ता भौंके। ये सुनकर हान शियाओ क्यूई पल भर हैरान हुई, फिर हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। तूने क्या कहा? बी शियुमिन और उसका साथी डिसिपल एक साथ मुड़े और आंखें खोलकर यान काय को घूरने लगे। तू बहरा तो नहीं ना? तुझे साफ सुनाई दिया होगा ना? यान काय ने शांत से उन्हें घूरा। तू मौत मांग रहा है? बी शियुमिन गुस्से से गरजा, पैरों पर खड़ा हो गया। मरना चाहता है? थोड़ी दूर खड़ा याओ हे गुस्से से गरजा। अगर जिंदगी से तंग है तो अभी तेरी मुसीबत खत्म कर दूं। बी शियुमिन ने घबराकर याओहे की तरफ देखा, थोड़ा कांपा, फिर नजर फेर ली, लेकिन फेस खोने के बाद बस बैठना भी नहीं चाहता था। गुस्से से यान काय को घूर कर बोला, रुक, देर सबेर तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, इंतजार करूंगा, यान काय ने लापरवाही से जवाब दिया। ग्रेट हान डायनेस्टी तरफ का माहौल तनाव भरा था। तियान लैंग डायनेस्टी के 3 डिसिपल्स भी नाजुक हालत में थे। जीमो के आने के बाद से याओहे और याओशी बस उसे घूर कर मुस्कुरा रहे थे, एक शब्द नहीं बोले। लंबी चुप्पी के बाद जीमो ने गहरी आह भरी और ठंडे से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? याओहे ने हंसकर कहा, क्यों? सीनियर सिस्टर को पहले से पता नहीं? क्या इसलिए कि सेक्ट में मास्टर मुझे ज्यादा वैल्यू करते थे? जीमो ने तिरस्कार से मुस्कुराकर कहा। याओहे और याओशी के चेहरे सख्त हो गए, भाव जल्दी ठंडे पड़ गए। लेकिन जीमो ने इस बदलाव को इग्नोर किया और बोली, तुम दोनों मुझसे पहले सेक्ट में आए थे, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन अभी भी मेरे से कम है, इसलिए अनिच्छा से ही सही मुझे सीनियर सिस्टर कहना पड़ता है। यही कहना चाहते हो ना? तुझे सचमुच लगता है तेरा टैलेंट हमसे बेहतर है? याओशी ने तिरस्कार से हंसा, अगर हमारे मास्टर ने तुझे ज्यादा रिसोर्सेस न दिए होते तो तू हमसे इतनी आसानी से आगे कैसे निकल जाती? एप्टीट्यूड में हम तुझसे कहाँ कम है? तुम में कुछ भी मुझसे तुलना के लायक नहीं। जीमो ने बिना रुके दोनों को क्रूरता से अपमानित किया। याओहे का चेहरा सिकुड़ा, फिर तिरस्कार भरा भाव बनाकर बोला, वाकई? तो मैं अपनी प्यारी सीनियर सिस्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या तूने कभी सोचा था कि ऐसी हालत में पहुंच जाएगी? सच है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतने जहरीले और नीच निकलोगे, मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रचोगे। जीमो का चेहरा अचानक नफरत से भर गया। याओहे ने ठंडी हंसी हंसी, खैर वो सब छोड़ो, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, आखिर तू हमारी सीनियर सिस्टर है ना? तुझे यहाँ बुलाने की वजह काफी सिंपल है, चूंकि हम इस लांती जगह में अभी फंसे हैं और हमारे पास कोई और दुश्मन बचा नहीं, तेरे उन मॉन्स्टर बीस्ट्स का कोई काम नहीं ना। जीमो का भाव तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया, तुम्हें मेरे मॉन्स्टर बीस्ट चाहिए? हाँ, याओहे ने सिर हिलाया, शी, एर और मैं फिफ्थ स्टेज में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, लेकिन हमें अपने मॉन्स्टर बीस्ट्स मारने से हिचक है, इसलिए उम्मीद थी सीनियर सिस्टर थोड़ी मदद करेगी। ये सब सुनकर जीमो को दुख हुआ, ऐसी छोटी वजह से तुमने मेरी डिवाइन सेंस की धागी तक कुचल दी। याओशी ने घमंड से मुस्कुराकर कहा, सीनियर सिस्टर खुद हमसे छिपती फिर रही थी ना? अगर छिपती न फिरती तो हम ऐसा न करते, अगर तेरे साथ रहती तो बस चैलेंज करके तेरे मॉन्स्टर बीस्ट से हंटिंग कंपटीशन कर लेते, लेकिन लगता है आसमान को कुछ और ही मंजूर था, ये सिर्फ तेरे हमें मजबूर करने का नतीजा है। अच्छा, जीमो ने दर्द से कहा, उसकी आंखों में उदासी की चमक उभरी, अगर तुम्हें मेरे मॉन्स्टर बीस्ट चाहिए तो सब दे दूंगी।
याओ हे खुशी से हंसा, मुझे पता था सीनियर सिस्टर हमें निराश नहीं करेगी, कृपया उन्हें हुक्म दो कि मुकाबला न करें, अगर संघर्ष किया तो शायद हालत खराब हो जाए। जीमो ने आंखें बंद की और रुकी हुई सांसें शांत करने की कोशिश की। भले यहां आने से पहले उसने अपने पकड़े गए सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट से डिवाइन सेंस की धागियां वापस ले ली थीं, इसलिए याओ हे या याओशी उन्हें तबाह करने की चिंता नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ भारी फायदा था, भले उनके कंट्रोल किए मॉन्स्टर बीस्ट्स की संख्या का बड़ा फर्क न गिना जाए, बस दर्जन भर ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स बहुत ताकतवर फोर्स थे। अगर सचमुच सीधे लड़ती तो जीमो के जीतने का लगभग कोई चांस नहीं था, भागना भी नामुमकिन था, इसलिए भले बहुत अनिच्छा थी, अभी अस्थायी समझौता करना पड़ा। जीमो के उठते गिरते सीने को घूरते हुए याओहे की आंखों में छिपी दुष्ट इच्छा चमकी, अनजाने में होंठ चाट लिए। हो गया। जीमो ने आंखें खोली और भावहीन बोली। याओहे और याओशी ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपके से हुक्म दिया। अचानक अनगिनत गरजे गूंजी, खून छलका और जीमो के मॉन्स्टर बीस्ट्स, जिन्होंने सचमुच मुकाबला नहीं किया, जमीन पर गिराए गए और गर्दन काटकर मारे गए, जैसे मवेशी काटे जा रहे हों। यह नजारा देखकर ग्रेट हान ग्रुप हैरान रह गया, अनजाने में मुट्ठियां भींच ली। सिर्फ 10 सांसों में 30-40 मॉन्स्टर बीस्ट्स मारे गए। हा, याओ हे जोर से हंसा। इन 30-40 ब्लड बीड्स से वह और याओशी अपनी मौजूदा रियल्म ब्रेक करके ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 5th स्टेज पर पहुंच सकते थे। उसके बाद इन ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स से हेरिटेज निकालकर उन्हें भी मार सकते थे, फिर ढेर सारी ब्लड बीड्स मिलती। खासकर याओहे ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स में मौजूद कई सुंदरियों पर फोकस था। हर एक अलग आकर्षण रखती थी, कुछ ग्रेसफुल और एलिगेंट, कुछ सेंसुअस और एन्चेंटिंग। इन दिनों वह लगातार सोचता रहा कि उन्हें रौंदे, उनके हर स्वाद चखे, लेकिन याओशी उस पर नजर रखे थी, इसलिए हरकत नहीं कर पाया था। भले दोनों कजिन थे, उनका रिलेशन इतना सिंपल नहीं था। मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा शी एयर का ध्यान भटकाने का, फिर इन औरतों के साथ जो मन करे करूं। याओ हे ने हान शियाओ क्यूई वालों पर नजर दौड़ाते हुए सोचा। हाँ, पहले उसे ये ब्लड बीड्स इस्तेमाल करने दूं, रिफाइन और एब्जॉर्ब करने में, साथ ही ट्रू एलिमेंट 5th स्टेज में ब्रेकथ्रू में काफी वक्त लगेगा, मेरे लिए मजा करने के लिए काफी। याओ हे जितना सोचता गया उतना उत्साहित होता गया, बस चाहता था तुरंत उन ग्रेट हान ब्यूटीज को पकड़कर क्रूरता से रौंदे, उनके हर मीठे स्वाद चखे। अपने ख्यालों को अमल में लाते हुए याओहे ने हल्के से याओशी से कहा, शी तू इन ब्लड बीड्स को पहले इस्तेमाल कर। याओशी के चेहरे पर नरमी उभरी, हल्के से सिर हिलाकर ग्रेट हान कल्टिवेटर्स ग्रुप की तरफ देखा और जल्दी हुक्म दिया, मेरे लिए ब्लड बीड्स इकट्ठा करो। 17-18 लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई उठने को तैयार नहीं था। पिछले 1 महीने में याओहे और याओशी के कैदी बनकर उन्हें ढेर अपमान सहना पड़ा था, तो अब कौन खुद को झुकाने को तैयार होता। लेकिन हुक्म तो हुक्म था, देर करना फायदा नहीं देता, और अगर इन दोनों को गुस्सा आ गया तो बदले में सिर्फ यातना मिलती। आखिरकार 10,000 फ्लावर पैलेस की हान गुस्से से खड़ी हुई, दांत पीसकर बड़बड़ाई, मैं जाती हूँ। लेकिन यान काय ने जल्दी पुकारकर उसे रोका, नहीं, मैं जाता हूं, तुम आराम करो। ध्यान में बैठा बी शियुमिंग ने अचानक आंखें खोली और तिरस्कार से बोला, क्या बात है? इतनी जल्दी लॉयल्टी दिखाने को बेताब है कि यह नीच काम करने दौड़ा चला आ रहा है। बिल्कुल, पेड़ के नीचे रहने वाले को तो झुकना ही पड़ता है। यान काय ने बेवकूफी भरी मुस्कान देकर खड़े होकर कहा। बी शियुमिंग और उसका जूनियर ब्रदर ठंडी हंसी हंसे, उनके चेहरे पर तिरस्कार साफ था, जिससे बाकी कई लोग नाराज हो गए। मॉन्स्टर बीस्ट्स के मारे जाने वाली जगह घूमकर यान काय ने 30-40 ब्लड बीड्स इकट्ठी की, फिर 3 सेन लुओ टेम्पल डिसिपल्स के पास पहुंचा। याओशी ने ठंडे से यान काय को देखा, थोड़ी सतर्कता के साथ। आखिर यह व्यक्ति जीमो लाए थी, याओशी को थोड़ा सावधान रहना पड़ता था। ब्लड बीड्स फेंक दो। जब यान काय करीब 10 मीटर दूर था, याओशी ने जोर से हुक्म दिया, उसे और पास नहीं आने दिया। यान काय ने सिर हिलाया और सावधानी से 30 से ज्यादा ब्लड बीड्स एक एक करके उस तरफ फेंकी। जीमो बेफिक्र देखती रही, याओशी के ब्लड बीड्स इकट्ठा करने का इंतजार करती रही, फिर बोली, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, अगर और कुछ नहीं तो मैं जा रही हूं। याओहे और याओशी ने एक दूसरे को देखकर हल्के से हंसे। सीनियर सिस्टर कहाँ जाना चाहती है? जीमो का चेहरा उदास हो गया, ठंडे से पलटकर बोली, मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें क्या? याओशी ने मीठी मुस्कान दी, सीनियर सिस्टर का गुस्सा अभी भी वैसा ही है, हम तो सिर्फ सीनियर सिस्टर की भलाई की चिंता कर रहे हैं। इस लांती अलग दुनिया में तेरे मॉन्स्टर बीस्ट्स के बिना अगर तू इधर उधर घूमी और चोट लग गई तो मास्टर को क्या जवाब देंगे? जीमो ने उन्हें नफरत से घूरा, तुम मुझे भी कंट्रोल करना चाहते हो?
याओ हे ने बीच में बोला, सीनियर सिस्टर बहुत शक करती हैं, हम सब एक फैमिली हैं तो एक दूसरे का ख्याल तो रखना चाहिए ना। याओ शी ने सिर हिलाया, हाँ, जूनियर सिस्टर तो सिर्फ सीनियर सिस्टर की सेफ्टी की सोच रही है। जीमो के चेहरे पर ठंडी हंसी उभरी, साथ में दुख का भाव। यहां आने के रास्ते में यान काई ने उसे बताया था कि याओ हे और याओ शी शायद पूरी तरह बेरहम हो जाएंगे। अगर तेरे मॉन्स्टर बीस्ट्स के खिलाफ हरकत करने की हिम्मत की तो तुझ पर भी करेंगे। यान काई ने ऐसा कहा था। सब होने के बावजूद जीमो को थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब लग रहा था यान काई सही था। इस लांती जगह में अगर उसे मार देते तो अच्छे से सब संभाल लेते तो कोई क्लू नहीं बचता। ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स को तो देर सबेर मारने वाले थे, तो याओ हे और याओ शी को डरने की क्या जरूरत। पहले उसके मॉन्स्टर बीस्ट छीने, फिर आजादी छीनी, सब ठीक यान काई के अंदाजे जैसा हुआ था। जीमो को समझ नहीं आ रहा था कि यह कमाल की दूरदर्शिता है या वह धोखे और साजिशों का बहुत आदी है। चुप रहकर जीमो की आंखें सेकंड दर सेकंड ठंडी होती गईं। याओ शी ने अचानक भौहें सिकुड़ी और यान काई की तरफ मुड़कर सख्ती से डांटा, तू यहाँ अभी भी क्या कर रहा है, जल्दी साइड हो जा। उसे डांटकर उसने तिरस्कार से जीमो की तरफ देखा, सीनियर सिस्टर तेरे नौकरों को कैसे ट्रेन करती है? जाहिर तौर पर अच्छे से ट्रेन नहीं किया। जीमो कुछ पलटने वाली थी कि यान काई ने सावधानी से याओ शी को मुट्ठी जोड़कर शर्मिंदा मुस्कान दी, फिर जीमो की तरफ नफरत भरी नजर देकर जल्दी बोला, दो युवा मास्टर्स, क्या आप इस हरामिन से मेरे शरीर में उसका कीड़ा निकाल सकते हैं? अगर निकाल दे तो मैं आपकी वफादारी की कसम खाता हूं, जान देकर। ये सुनकर जीमो हैरानी से यान काई की तरफ मुड़ी, दांत पीसकर ठंडे से पूछा, तूने मुझे अभी क्या कहा? हरामिन, क्या प्रॉब्लम है? जैसे उसे नया मालिक मिल गया हो, यान काई ने पलटकर कहा। हा, जीमो हंसी, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। तू मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? लगता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तेरा मालिक कौन है। ये शब्द ठीक वही थे जो यान काई ने पहले उसे कहे थे। अब मौका मिला तो जीमो ने बिना हिचक वापस कर दिए। लगता है पहले की सजा काफी नहीं थी। जीमो ने जोर से कोसा जैसे उसकी हत्यारी नीयत भड़क उठी, जिससे यान काई तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, हाथ डेंटियन पर रखकर दर्द से तड़पने लगा। जल्दी याओ हे और याओ शी से गिड़गिड़ाया, दो युवा मास्टर्स, मैं सचमुच आपकी वफादारी करना चाहता हूँ, अपनी जान की कसम खाता हूँ। ये नाटकीय पलटा देखकर ग्रेट हान डायनेस्टी तरफ का ध्यान गया। यान काई के शब्द सुनकर जिन्हें उससे थोड़ी दोस्ती थी वे उदास हो गए, खासकर 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियां। लेकिन हान शियाओ क्यूई ने भौहें सिकुड़ी। उसे जो पता था उसके मुताबिक यान काई इतना कमजोर दिल वाला नहीं लगता था। दूसरी तरफ भी शियुमिंग और उसका जूनियर ब्रदर पल भर स्तब्ध रहकर जोर से हंस पड़े। उसने क्या कहा? वह उन दोनों की वफादारी करना चाहता है। हाँ, सचमुच हंसते हंसते पेट दुख गया। मैंने कहा था न कि वो काम करने दौड़ा इसलिए कि लॉयल्टी दिखाए, और देखो मैं सही था। भले वे हंस रहे थे, लेकिन दोनों ने जमीन पर थूका। उनकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। भले ये ग्रेट हान कल्टिवेटर्स भी गुलाम बने थे, लेकिन किसी ने इतनी बेशर्मी से गिड़गिड़ाकर रहम नहीं मांगा था। उधर यान काई अभी भी गिड़गिड़ा रहा था और जमीन पर लुढ़क रहा था, जैसे उसे शर्म शब्द का मतलब ही न पता हो। दो युवा मास्टर्स, मेरा दिल सचमुच आपके लिए वफादार है, कृपया मुझे बचा लें। ये कमाल शो देखकर याओ हे और याओ शी को उम्मीद नहीं थी। वे जीमो को निपटाने यहाँ लाए थे और यान काई जीमो लाया नौकर था, लेकिन अब वह धोखा देकर उनके साथ आना चाहता था। कमाल, सचमुच कमाल। उन्हें यान काई की जान से कोई मतलब नहीं था, वे तो सिर्फ जीमो का घमंड तोड़ना चाहते थे। सच कहा जाए तो याओ हे और याओ शी इस कमजोर दिल वाले ग्रेट हान कल्टिवेटर को भी कम समझते थे। लेकिन अगर अभी दखल न देते तो वह जरूर कचरा बन जाता और जीमो से छीनने का फायदा नहीं रहता। सीनियर सिस्टर, बस करो। याओ शी ने घमंडी और नेक भाव बनाकर हंसी दबाने की कोशिश की। जीमो ने ठंडी नजर से उसे देखा। अब क्या? मैं तो बस इस गुस्ताख गुलाम को सजा दे रही हूं, तुम्हें क्या? याओ हे ने सिर हिलाया। अगर कोई और होता तो हम दखल न देते, लेकिन सीनियर सिस्टर ने भी सुना, वह हम दोनों की वफादारी करना चाहता है, तो अब वह हमारा आदमी है। सीनियर सिस्टर तो गैर वाजिब न होंगी ना। तीनों एक दूसरे को घूरते रहे। जीमो ने होंठ इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया। गुस्से से चिल्लाए, अच्छा, अगर जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर उसे बचाना चाहते हैं तो सीनियर सिस्टर तुम्हें फेस देगी। याओ हे के चेहरे पर जीत और घमंड उभरा, जैसे वह बड़े से मुस्कुराया। जमीन पर लुढ़कता और चिल्लाता यान काई धीरे चीखना और तड़पना बंद किया।
उसके सारे कपड़े पसीने से तर। वह धीरे लड़खड़ाकर खड़ा हुआ और बोला, 2 युवा मास्टर्स का शुक्रिया, इन दिनों इस हरामिन के हाथों मुझे ढेर तकलीफ सहनी पड़ी। याओ हे ने मतलब भरी नजर से उसे देखा, सिर हिलाकर बोला, हाँ, सीनियर सिस्टर का गुस्सा कभी नर्म नहीं रहा। हमारी वफादारी करना तेरा सही फैसला था। अब तू हमारा आदमी है, हम तुझे तकलीफ नहीं सहने देंगे। 2 युवा मास्टर्स का शुक्रिया नहीं, 2 युवा मालिकों का शुक्रिया। यान काय ने तुरंत चापलूसी की। ग्रेट हान डायनेस्टी तरफ भी शिवमिंग ने और जोर से ठंडी हंसी हंसी। ये छोटा कचरा, क्या उसे पता नहीं कि किसके हाथ में जाए अंत में मौत ही है। यान काय ने पीठ सीधी की और जीमो को घूरकर क्रूरता से कोसा, लंती हरामिन, मेरे शरीर से अपना कीड़ा निकाल, जब तक तुझे तकलीफ नहीं चाहिए। शेर की खाल ओढ़कर शेर बनना, शेर की खाल ओढ़कर ताकत दिखाना, ये हरकत ठीक इसका मतलब था। याओ हे और याओशी बहुत खुश थे। अब उन्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी जीमो को शर्मिंदा करने के लिए। यान काय का धोखा उसे बेइज्जत करने के लिए काफी था। दोनों तरफ के लोगों को कुछ पता नहीं था कि सचमुच क्या हो रहा है। सिर्फ लेंग शान, जिसे सब पता था, अनजाने में खांसी और मुंह ढककर हल्के से मुस्कुराए। उसकी आंखों में हंसी की चमक उभरी। जीमो और यान काय का ये ड्रामा देखकर उसे सिर्फ तारीफ हुई, लेकिन और ज्यादा तारीफ हुई कि सब ठीक यान काय के यहां आने से पहले बनाए स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा था। जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। लेंग शान समझ गई थी कि बस आखिरी रुकावट पार करनी है, फिर मुख्य शो शुरू होगा, इसलिए वह चुपके से हान शियाओ क्यूई के पास गई और प्लान फुसफुसाया। सुनकर हान शियाओ क्यूई की आंखें चमक उठी, जैसे वह हैरानी से लेंग शान को देख रही हो, जिसने सिर्फ गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई। हान शियाओ क्यूई ने गहरी सांस ली, उसके मुंह पर हल्की मुस्कान उभरी। जल्दी अपनी 3 जूनियर सिस्टर को बात बताए। जल्दी कर, देर क्यों कर रही है? यान काय ने उकसाया, जैसे वह याओ हे और याओ शी की सेवा एक सांस पहले करने को बेताब हो। जीमो ने उसे मतलब भरी नजर दी, फिर उसके पास आए, हाथ बढ़ाकर उसके पेट पर रखा। यान काय अचानक कांपा और याओ हे की तरफ चिल्लाया, युवा मास्टर, वह इस मौके का फायदा उठाकर मुझे मार तो नहीं डालेगी ना? याओ हे ने ठंडी हंसी हंसी, सीनियर सिस्टर इतनी बेईमान कैसे हो सकती है? तुम कहते हो तो ठीक है। यान काय ने राहत की सांस ली। पल भर बाद उसका चेहरा बदल गया, जैसे वह कीड़ा उगल दिया। जीमो के अपनी चीज वापस लेने का इंतजार किए बिना यान काय दौड़ा और उसे पैर से कुचलने लगा। जोर जोर से गालियां देता रहा, जैसे वह कीड़े को बार बार कुचलने की कोशिश कर रहा हो। हर तरह की गंदी गालियां बकता रहा, जैसे उसकी थूक उड़ रही हो। उसकी बकवास सुनकर याओ हे और याओशी की भौहें सिकुड़ गईं, जबकि जीमो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था, जैसे वह यान काय को घूर रही हो। बस कर। याओ हे आखिरकार यान काय की बेवकूफी भरी एक्टिंग सहन नहीं कर पाया। जल्दी चिल्लाया, हमारी सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट की बॉडी स्पेशल है, तू इसे पैर से कुचलकर मार नहीं सकता। ओह, अपनी नादानी पर शर्मिंदा हूं। ये सुनकर सबके सिर चकरा गए। ये खुद की समझ थी या क्या? याओ हे ने हल्के से खांसा। यान काय को देखकर बोला, चूंकि तू हमारी वफादारी करने को तैयार है, तो तुझे पता ही होगा कि क्या करना है। यान काय ने सिर हिलाया, पता है, मुझे तुम्हारा कीड़ा स्वीकार करना है ना? याओ हे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, भले अभी तक तेरा बर्ताव अच्छा रहा है, लेकिन आखिर हमें तेरे बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए तुझमें अपना सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट डालना सिर्फ सावधानी है। आगे अगर अच्छा बर्ताव किया तो आज के फैसले से तुझे जरूर फायदा होगा। बहुत शुक्रिया बड़े भाई। यान काय ने बेशर्मी से चापलूसी की। अच्छा, तो हाथ बढ़ा। याओ हे ने जीमो की तरफ जीत भरी नजर देकर जल्दी यान काय को हुक्म दिया। यान काय ने आज्ञाकारी बनकर एक हाथ बढ़ाया। ये देखकर याओ हे ने अपना एक सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट निकाला और यान काय के हाथ में डालने वाला था कि अचानक याओशी चिल्लाए, रुक। क्या हुआ? याओ हे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। याओशी ने सतर्कता से यान काय को देखा, फिर जीमो को। अचानक ठंडी हंसी हंसी। याओ हे का चेहरा थोड़ा बदल गया, जल्दी अपनी कजिन की आंखों के छिपे मतलब समझ गया। उसकी माथे पर पसीना आ गया। वह तो सिर्फ जीमो को शर्मिंदा करने में लगा था। इस छोटे हरामी के धोखे का पूरा फायदा उठाकर उसे पब्लिकली बेइज्जत करना चाहता था, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि यह सब कोई बड़ा जाल हो सकता है। अगर यह सब नाटक था और उसने अपना कीड़ा इस लड़के में डाल दिया तो। खुशकिस्मती से उसकी कजिन काफी सावधान थी। यहां तक सोचकर याओ हे ने जल्दी अपना सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट वापस लिया और यान काय को घूर कर धीरे हुक्म दिया, अपनी कल्टीवेशन टेक्निक चलाओ, मुझे देखने दो तेरी युआन क्यूई की प्रॉपर्टी क्या है।
सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट का दुश्मन गर्मी था। यांग या फ्लेम एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट्स कल्टीवेट करने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि कीड़ा जलते ही उनकी सोल को भी चोट लगती थी। इसलिए जब इन ग्रेट हान कल्टीवेटर्स को पकड़ा था तो रेजिंग फायर टेम्पल के डिसिपल्स सबको मौत की सजा दी गई थी, किसी को बख्शा नहीं गया था। जैसे याओ हे की आवाज फीकी पड़ी, जीमो ने अचानक तिरस्कार से हंसकर कहा। ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर्स भी अनजाने में तन गए, खासकर चेन शुएशु और सु शियाओयू दोनों ने यान काई को लड़ते देखा था, इसलिए उन्हें उसकी युआन क्यूई की प्रॉपर्टी पता थी। जब ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था तो उन्हें ये पॉइंट याद नहीं था, लेकिन जब लेंग शान ने चुपके से याद दिलाया तो दोनों को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अफसोस, दुश्मन अब यान काय की युआन क्यूई प्रॉपर्टी चेक करने वाला था, इसलिए वे बेचैन हो गए, डर कि यान काय की सारी मेहनत से बनी साजिश बेनकाब न हो जाए। हान शियाओ क्यूई और ये हान ने एक दूसरे को देखा। चुपके से हुई रू यिन और लियुकिन रू को आंख मारी। चारों लड़कियां चुपके से अपनी ट्रू क्यूई चलाने लगी, किसी भी पल हरकत करने को तैयार। ये किंगसी और जोउबा ने भी वैसा ही किया। ... याओ शी ने सीधे यान काय को घूरकर बेसब्री से कहा, मैंने अभी तुझे अपनी सीक्रेट आर्ट चलाने को कहा था, सुना नहीं? चारों तरफ के सैकड़ों मॉन्स्टर बीस्ट्स ने भी धीमी गरज निकाली। ये देखकर यान काय ने जोर से सिर हिलाया, चुपके से अपनी अनिल्ड इन गोल्डन बॉडी से कुछ युआन क्यूई निकाली। बहुत जल्दी काली गैस निकली और यान काय के शरीर को लपेट लिया। ये काली गैस हिंसक और खून की प्यास वाली आभा से भरी थी, जिससे वह अचानक थोड़ा दानवी लगने लगा। यह युआन क्यूई की प्रकृति महसूस करके याओ हे और याओ शी ने धीरे सतर्कता कम की। जब तक गर्मी वाली युआन क्यूई नहीं थी, उनके सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स अजेय थे। तू डेमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करता है? याओ हे ने हैरानी से यान काय को देखा। हाँ, तेरी कल्टीवेशन काफी कम है, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री तक नहीं पहुंची, तो अभी तक जिंदा कैसे है? याओ हे ने पूछा। सचमुच समझ नहीं आ रहा था। यान काय ने अचानक शर्मिंदा भाव बनाकर कहा, आधे साल पहले मैं गलती से गहरी खाई में गिर गया था और बाहर निकलने में ढेर ताकत लगी। अफसोस, जैसे बाहर निकला उस जी नाम की हरामिन ने मुझे पकड़ लिया। याओ हे ने मजाक उड़ाते हुए हंसा, लगता है तेरी किस्मत सचमुच खराब है। लेकिन अगर सच था तो यह जरूर समझाता था कि वह अभी तक जिंदा कैसे है। अगर सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री वाला गहरी खाई में गिरता तो सचमुच धीरे धीरे बाहर चढ़कर ही निकल सकता था। हाथ बढ़ा। याओ हे अब काफी रिलैक्स था और याओ शी को भी यान काय की परवाह नहीं रह गई थी। कमजोर छोटा हरामी जो डेमोनिक सीक्रेट आर्ट कल्टीवेट करता है, क्या परेशानी खड़ी कर सकता था? याओ हे ने सीधे एक सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट यान काय के हाथ में फेंका और देखता रहा जैसे वह उसके शरीर में घुसकर मेरिडियंस से होते हुए डेंटियन की तरफ जा रहा था। अच्छा, अब दूर हो जा, मुझे जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। अभी मुझे अपनी प्यारी सीनियर सिस्टर से कुछ बात करनी है। याओ हे ने यान काय को इशारा करके भगाया, लापरवाही से। लेकिन यान काय वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। उसका भाव देखकर याओ हे के दिल में अचानक चेतावनी की घंटी बजी, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले जीमो ने तेजी से मूवमेंट स्किल चलाए और उस पर टूट पड़ी। सस्ती हराम! आह! जैसे याओ हे कुछ गालियां देने वाला था, अचानक दर्द भरी चीख निकली। उसकी टांगें मुड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़कर दर्द से तड़पने लगा, जैसे उसे आसमान की सबसे क्रूर यातना मिल रही हो। उसकी सोल जल रही थी, ऐसा दर्द कोई सहन नहीं कर सकता था। जीमो तेजी से याओ हे के पास से गुजरी, उसके साथ क्या हो रहा है उसकी परवाह किए बिना, बल्कि याओशी पर टूट पड़ी। सब बहुत तेजी से हुआ, इसलिए याओशी प्रतिक्रिया करने से पहले जीमो ने उसके सीने पर सीधा वार कर दिया। उसकी कई पसलियां कुचलकर उसे उड़ा दिया, हवा में खून की बड़ी उल्टी की। उसी पल याओ शी ने देखा कि ग्रेट हान डायनेस्टी का वो घमंडी रोने वाला कचरा जो पल भर पहले उनके सामने बार बार झुक रहा था, अचानक याओ हे की गर्दन पर नाइफ हैंड मार रहा था। कड़क आवाज के साथ याओ हे की चीख रुक गई, उसका सिर शरीर से अलग हो गया। नहीं! याओ शी ने निराशा से चिल्लाया, तुरंत अपने कंट्रोल किए कई मॉन्स्टर बीस्ट्स को मेंटल ऑर्डर दिया कि जल्दी उसकी मदद करें। ये देखकर यान काय का चेहरा गंभीर हो गया। याओ हे को आखिरी वार करने के बाद तुरंत मूवमेंट स्किल चलाई, याओ शी के पीछे पहुंचा, मुट्ठी भींचकर आगे मारा। याओ शी, जो अभी पैर नहीं जमा पाई थी, अचानक यान काय के बनिंग सन थरी लेयर ब्लास्ट से टकराए। धड़ाम! ट्रू यांग युआन क्यूई उसके शरीर में घुसी, उसकी पहले से भारी चोटें और बदतर हो गईं और वह जीमो की तरफ उछल कर गई। उसे संभलने का मौका दिए बिना जीमो ने हथेली मारी, अपनी ट्रू क्यूई चरम पर उकसाकर क्रूरता से 3 और वार किए। उसके चेहरे पर जरा तरस या पछतावा नहीं,
अब तक याओशी को पलटवार करने का मौका मिला। बेतहाशा जीमो के जानलेवा हमले को रोका, वह कई कदम पीछे हटी, गले में खून जमकर हौंफते हुए क्रूरता से चिल्लाई, जल्दी उन्हें मारो। वह जाहिर तौर पर ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर्स को बुला रही थी, जिनमें उसकी सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स थीं। इन 17-18 लोगों में से आधे उसके और आधे याओहे के कंट्रोल में थे, मतलब उसके पास अभी भी 9 कल्टीवेटर्स की जान थी। लेकिन उसके गुलाम ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर्स में से कोई आगे नहीं आया। तुम सब खड़े क्या कर रहे हो? याओशी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे वह यान काय और जीमो को घूर रही हो। साइड देखकर क्रूरता से चिल्लाए। जैसे उसने बोला, ग्रेट हान डायनेस्टी डिसिपल्स में से 2 अचानक जमीन पर गिर पड़े, पेट पकड़कर दर्द से तड़पने लगे। जल्दी एक दूसरे को देखकर यान काय और जीमो ने हमले की रफ्तार बढ़ा दी। याओशी ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज कल्टीवेटर थी। इस ताकत से भले अकेला यान काय आसानी से मार सकता था, ऊपर से वह अब भारी घायल थी और जीमो से भी लड़ रही थी, जो ट्रू एलिमेंट 6th स्टेज थी। कुछ और वारों के बाद जीमो ने उसकी एक बांह कुचल दी, जिससे यान काय यांग लिक्विड की बूंद तलवार बनाकर उसकी गर्दन काट सका। मरते वक्त याओशी की आंखें खाली घूरती रहीं, अपनी किस्मत मानने को तैयार नहीं। याओहे पर हमला करने से लेकर याओशी का सिर काटने तक सिर्फ 7-8 सांसें बीती थी। कहना गलत नहीं कि लड़ाई पल भर में खत्म हो गई। अपने सेक्ट के 2 डिसिपल्स को अपने पैरों तले मरा देख जीमो का भाव नहीं बदला। अगले पल यान काय ने जोर से चिल्लाया, मॉन्स्टर बीस्ट्स बेकाबू होने वाले हैं। सब अपनी रक्षा के लिए तैयार हो, उन्हें मारने की कोशिश मत करो, बस अपनी जान बचाओ। याओहे और याओशी के कंट्रोल में 100 से ज्यादा मॉन्स्टर बीस्ट्स थे, लेकिन अब दोनों मर चुके थे। इन जानवरों को अचानक आजादी मिल गई। जीमो ने पहले यान काय को बताया था कि आजाद होने पर ये मॉन्स्टर बीस्ट सबसे पहले हिंसक होकर हमला करते हैं, दबी प्राइमल इंस्टिंक्ट से एक साथ निकलती हैं, लेकिन अगर उन्हें गंभीर खतरा महसूस होता है तो पीछे हट जाते हैं। इतने मॉन्स्टर बीस्ट्स का सामना करते हुए ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर्स अगर बेतहाशा लड़ते तो मुकाबला नहीं कर पाते। भले 2 जो सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट की यातना से डिसेबल थे, उन्हें गार्ड करने की जरूरत न होती और वे साथ लड़ते, फिर भी चांस नहीं था। जैसे यान काय की आवाज फीकी पड़ी, याओहे के गुलाम 50 से ज्यादा मॉन्स्टर बीस्ट्स ग्रेट हान डायनेस्टी ग्रुप पर टूट पड़े। आखिर यह ग्रुप अपने अपने सेक्ट्स के एलीट डिसिपल्स थे और लेंग शान की पहले चेतावनी से उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जल्दी डिफेंसिव सर्कल बनाकर 2 डिसेबल को बीच में रखा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके मॉन्स्टर बीस्ट्स के झुंड को रोकने लगे। 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियां तेजी से छोटी स्पिरिट फॉर्मेशन बनाई। हर एक अपनी ट्रू क्यूई को दिखाई देने तक उकसाकर हवा में आपस में जुड़ी। हान शियाओ क्यूई ने हल्के से चिल्लाया, 4 क्रेस्ट बाइंडिंग सील। उनकी फ्यूज ट्रू क्यूई तुरंत पिंजरा बनकर आसमान से गिरी, 3-4 मॉन्स्टर बीस्ट्स को अंदर कैद कर लिया। फिर चारों महिला डिसिपल्स ने हाथ के इशारे बदले, पिंजरे के अंदर अनगिनत फूल की पंखुड़ियां प्रकट हुई। हर एक तेज तलवार जैसी थी, हवा में हल्के से उड़ती लेकिन घातक ताकत छिपाए। कैद मॉन्स्टर बीस्ट्स भागने की बेतहाशा कोशिश करने लगे, लेकिन पिंजरा नहीं तोड़ पाए और कुछ सांसों की कोशिश के बाद अनगिनत उड़ती पंखुड़ियों से टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर मरकर गिर पड़े। असुरा सेक्ट की ये किन्सी और झोउबा दोनों लाल आभा से ढके थे, जो हत्यारी नियत से भरी थी। ये किन्सी ने नरमी से खून जैसे मार्शल स्किल्स फेंके, जैसे वह एक्सोटिक डांस कर रही हो, अजीब और मोहक फीलिंग दे रही थी। दूसरी तरफ झोउबा जैसे ताकतवर टावल लग रहा था। सीधे एक 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट पकड़ा और क्रूर गरज के साथ नंगे हाथों से 2 टुकड़े कर दिया। खून फव्वारा बना, अंदरूनी अंग चारों तरफ छिटके, उसे जैसे मौत का देवता बना दिया, भयानक और क्रूर। झोउबा ने मुस्कुराकर दांत निकाले, मॉन्स्टर बीस्ट का शरीर मुंह पर ले जाकर टुकड़ा दांतों से फाड़ा और चबाने लगा जैसे भूखा राक्षस हो। खूनी और डरावना नजारा। चेन शुएशु और सू शियाओ यू साथ साथ लहर का मुकाबला कर रहे थे। फिर रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट की सुप्रीम मार्शल स्किल सोरिंग फुल मून दिखाई, चांदनी फट पड़ी, कई मॉन्स्टर बीस्ट्स के शरीर छलनी कर दिए। ये टेक्निक वाइड रेंज अटैक थी, इसलिए जैसे चलाई ग्रुप पर दबाव काफी कम हो गया। जेमिनी आइलैंड, सोरिंग फेदर पवेलियन, प्योर हॉट पैलेस, इन बड़े सेक्ट्स के डिसिपल्स बेतहाशा अपनी ट्रू क्यूई उकसा रहे थे, अपनी सबसे ताकतवर मार्शल स्किल्स चला रहे थे, जैसे जानवरों की गरज लगातार गूंज रही हो। धमाकों और रंगीन रोशनी की चमकों के बीच हालत नाजुक संतुलन में थी। भले वे अपनी मुसीबत पूरी तरह हल न कर पा रहे हों, कम वक्त में मॉन्स्टर बीस्ट्स का उनकी रक्षा तोड़ना भी नामुमकिन था। हम दोनों गंभीर खतरे में हैं। यान काय और जीमो पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे, दोनों के भाव गंभीर। पहले याओशी ने अपने 50 मॉन्स्टर बीस्ट्स को दोनों को मारने का हुक्म दिया था, लेकिन भले उन्होंने उसे तेजी से खत्म कर दिया। दोनों पहले से गिर चुके थे, इसलिए उनकी हालत और खराब होती जा रही थी।
उनके साथ मिलना पड़ेगा। जीमो ने चिल्लाकर कहा। मुरी और यान काय की कमर पकड़ ली, जमीन से उछलकर उड़ गई। तू ये। यान काय ने गहरी सांस ली, बहुत शर्मिंदा महसूस किया। तेरी जान बचा रही हूं। जीमो ने हड़काया। तो हम बराबर। यान काय ने दुष्ट हंसी हंसी, फिर ग्रेट हान कल्टिवेटर्स की तरफ चिल्लाया, थोड़ी जगह खाली करो। ऊपर देखकर दोनों को उड़ते देख लेन शान ने जल्दी साइड हो गई। जीमो और यान काय जल्दी उस खाली जगह में घुसे, बाकी ग्रुप के साथ मिल गए। लड़ाई की आवाजें आसमान हिला रही थीं। 17 लोग पूरी तरह घिर चुके थे, हर कोई एक दूसरे की पीठ संभाल रहा था, और उस पल इन अलग अलग सेक्ट्स के एलीट डिसिपल्स एक हो गए थे। कभी कभी कोई मॉन्स्टर बीस्ट मारा जाता, लेकिन इन डिसिपल्स की ट्रू क्यूई का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था। खून की महक फैलते ही बचे मॉन्स्टर बीस्ट्स और हिंसक हो गए, जैसे खून की प्यास ने उन्हें पागल कर दिया हो और अपनी जान की भी परवाह न हो, जैसे हमला कर रहे हों। 50 से ज्यादा मॉन्स्टर बीस्ट्स का मुकाबला करना ही काफी था, लेकिन जब यान काय और जीमो उनके साथ आए और 50 बीस्ट्स लाए तो सब पर दबाव दोगुना से ज्यादा हो गया। एक तेज चीख के साथ एक डिसिपल के सीने पर 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट ने वार किया, गहरा खूनी घाव छोड़ दिया। भले मरा नहीं, लेकिन ऐसा वार लगने से उसकी लड़ाई की ताकत तुरंत खत्म हो गई। अपनी हालत समझकर वह जल्दी पीछे भीड़ के बीच उड़ गया और इशारा किया कि कोई उसकी जगह ले ले। इन मॉन्स्टर बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकती है। यान काय ने जीमो की तरफ चिल्लाकर पूछा, जबकि एक बाघ जैसे बीस्ट का मुकाबला कर रहा था। पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा। जीमो ने दांत पीसकर कहा, जैसे वह चारों तरफ के बीस्ट्स पर क्रूर वार कर रही हो और साथ ही अपनी सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स डालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चारों तरफ के मॉन्स्टर बीस्ट्स हिंसक होकर बेकाबू थे, जिससे उसे कामयाब होना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक अगरबत्ती जलने जितने वक्त बाद जीमो सिर्फ 5 मॉन्स्टर बीस्ट्स कंट्रोल कर पाई थी, और ये 5 भी चारों तरफ के पागल बीस्ट्स के समुद्र से जल्दी लाश बन गए। जितना वक्त बीतता गया और ग्रुप की ट्रू क्यूई खर्च और चोटें बढ़ती गईं, हालत और खतरनाक होती गई। अब क्या? जीमो पसीने से तर होकर बोली। इतनी देर लड़ाई के बाद उन्होंने सिर्फ करीब 30 मॉन्स्टर बीस्ट्स मारे थे। ज्यादातर 4th ऑर्डर थे, जबकि बचे 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स ग्रुप के लिए जानलेवा थे। यान काय अपनी जगह संभाले हुए था और उसके ख्याल तेजी से घूम रहे थे, लेकिन उसे अपनी तरफ टूटने की चिंता नहीं थी। पूरी ताकत से कोई भी चारों तरफ का मॉन्स्टर बीस्ट उसे गंभीर खतरा नहीं दे सकता था। हालत का जायजा लेकर उसने जल्दी चिल्लाया, सब अपनी ट्रू क्यूई थोड़ी बचा के रखो, अगर सचमुच संभाल नहीं पाए तो उड़कर भाग सकते हैं। लेकिन याद रखो, सबको एक साथ भागना है, कोई पहले अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। हान शियाओ क्यूई ने जोर से जवाब दिया, अच्छा तू टाइमिंग बता, हम तेरे हुक्म मानेंगे। ये हान थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन तू तो सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री पर, भले बाकी सब उड़ सकते थे, वह नहीं। जैसे ही वो वक्त आता ये मॉन्स्टर बीस्ट्स उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। मैं इसे ले जाऊंगी, जीमो ने सीधे कहा। कई लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे कि वह इतना क्यों कर रही है, लेकिन इस प्लान में भी रिस्क था। ट्रू एलिमेंट कल्टिवेटर उड़ सकता था, लेकिन उसकी स्पीड तेज नहीं होती और ऐसा करने में ट्रू क्यूई भी खर्च होती। अगर मॉन्स्टर बीस्ट्स पीछा करते तो वे और बड़े खतरे में पड़ जाते। लड़ाई जारी रही। चोटें लगने वालों और सकल के बीच रिट्रीट करने वालों की संख्या बढ़ी, जिससे डिफेंस लाइन सिकुड़ गई और दबाव बढ़ गया। दूसरी तरफ मारे गए मॉन्स्टर बीस्ट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। अचानक जैसे ज्वार की लहर, मॉन्स्टर बीस्ट्स का हमला काफी मजबूत हो गया। यह अचानक रश थके हुए ग्रुप को लगभग तोड़ ही देता। इस अफरा तफरी में यान काय अभी भी शांत था, हालत देखता रहा और विकल्पों का वजन करता रहा ताकि रिट्रीट का सबसे सही वक्त तय कर सके। लेकिन जैसे वह सोच रहा था, अचानक ढेर सारे मॉन्स्टर बीस्ट्स ने पास खड़ी जीमो और लिंग शान पर साथ हमला किया, जिससे दोनों खतरनाक हालत में पड़ गईं और बेतहाशा मुकाबला करने लगीं। अनजाने में 2 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स अपने साथियों के ऊपर से उछले और हवा में दांत और पंजे निकालकर दोनों पर टूट पड़े। उनकी आंखों में क्रूर रोशनी चमक रही थी। दोनों औरतों के चेहरे अचानक बदल गए और सफेद पड़ गए। अभी वे कंसंट्रेटेड रश को रोकने में लगी थीं, तो 2 और 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स का मुकाबला करने की फुर्सत कहाँ। बाकियों से मदद की उम्मीद नामुमकिन। सब अपने सामने वाले दुश्मनों में व्यस्त थे, यहां तक कि यान काय भी। जैसे ये 2 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स पहुंचते, भले मरती नहीं तो कम से कम गंभीर घायल हो जाती। निराशा के उस पल में यान काय ने अपने लड़ रहे मॉन्स्टर बीस्ट से ध्यान हटाया, जिससे एक ने मौका पाकर काट लिया। तेज दर्द हुआ। वह मुंह बनाकर चीखने की इच्छा दबाकर जल्दी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाए और युआन क्यूई क्रूरता से उकसाए।
बाएं में व्हाइट टाइगर सील और दाहिने में डिवाइन ऑक्स सील, दोनों सील्स तुरंत फ्यूज हो गईं। हल्की चमक वाली रोशनी निकली। बीस्ट स्लेव सील सीधे एक फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के शरीर में घुस गई। तुरंत वो फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट अपने पहले साथी पर दांत निकालकर टूट पड़ा। दोनों मॉन्स्टर बीस्ट्स लड़ने लगे। जीमो और लेंग शान की मुसीबत अचानक हल हो गई। डर बाकी रहते दोनों ने यान काई की तरफ देखा। दोनों की आंखों में शुक्रिया की चमक उभरी। पहले दोनों ने अलग अलग यान काई को गुलाम बनाकर मारने की कोशिश की थी, सिर्फ उसके जाल में फंसकर खुद उसके कंट्रोल में आ गई थी। इन दिनों साथ रहते हुए जीमो और लेंग शान बाहर से अच्छा बर्ताव दिखाती थी, लेकिन दिल में कभी नहीं रुका कि यान काई मर जाए ताकि वे आजाद हो जाएं। सिलाविन बिल्कुल नेचुरल, मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। ये ख्याल पल भर कमजोर नहीं हुए थे, लेकिन अभी ये इनकार नहीं किया जा सकता था कि यान काई ने अपनी जान खतरे में डालकर उनकी जान बचाई थी, जिससे जीमो और लेंग शान के दिल हल्के से छू गए। अपने अपने सेक्स के पहले साथियों के मुकाबले ये युवक जो उन्हें कंट्रोल करता था, यातना देता था और यहाँ तक कि सेक्सुअली हैरास करता था, ज्यादा भरोसेमंद लग रहा था। गाह यान काई ने कोसा। उस छोटे पल में जिस मॉन्स्टर बीस्ट ने उसे काटा था उसने उसके मांस का टुकड़ा फाड़ लिया था। भले उसके लिए चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन खून उबाल मार रहा था जैसे वह क्रूर गरज निकालकर युआन क्यूई उकसाए और जानलेवा वार करके अपराधी को तुरंत मार डाला। ये हालत पूरी लड़ाई के बहाव को प्रभावित करने लगी। दो फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स का छिपकर हमला फेल होने के बाद बाकी बीस्ट्स का जोश ठंडा पड़ गया और थोड़ी देर बाद कुछ भागने लगे। चाय की आधी प्याली बाद बचे सारे मॉन्स्टर बीस्ट्स भाग गए। सिर्फ लाशें बचीं। अभी तक खड़े डिसिपल्स अचानक हौंफते हुए गिर पड़े। सब खूनी और थके हुए थे। चारों तरफ मॉन्स्टर बीस्ट्स की लाशें देखकर सोच रहे थे कि किसी तरह जिंदा बच गए। पता नहीं किसने पहले हंसी निकाली, लेकिन जैसे शांत झील में बड़ा पत्थर फेंका गया हो, उत्साह और खुशी की लहरें तेजी से फैल गईं। हंसी चलती रही, यहां तक कि महिला डिसिपल्स ने भी चमकदार मुस्कान दी और दिल से हंसी। हम जिंदा हैं, हम बच गए। भले ये हताश हालत थी जिसमें सब मारे जा सकते थे, लेकिन सबके साथ मिलकर किसी तरह सब बच गए। 1 घंटे पहले वे याओहे और याओशी के गुलाम थे, मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी कोई मरा नहीं और सब आजाद थे। दूसरे दिन जिंदा रहने का मौका सबको यान काई की वजह से मिला था। अगर उसने याओहे को न मारा होता और जीमो के साथ याओशी को न निपटाया होता तो वहां सब जरूर उनके हाथों मारे जाते। मेरी जान तेरे ऊपर है। प्योर हॉट पैलेस का जुओ फोंग यान काई की तरफ मुड़ा और दिल से शुक्रिया कहा। यान काई ने बस सिर हिलाकर मुस्कुराया। हम सबकी जान तेरे ऊपर है। हान शियाओ क्यूई ने मीठी मुस्कान दी। इस लड़ाई के बाद सबको रेस्ट और रिकवर करने की जरूरत थी। लड़ाई में करीब 80% घायल हो गए थे, सिर्फ कुछ ही बिना चोट के बचे थे। खुशकिस्मती से कोई चोट जानलेवा नहीं थी और अच्छे से इलाज किया तो आधे महीने में पूरी तरह ठीक हो जाते। इस हालत में यान काई कंजूसी नहीं की और यूनिवर्सल बैग से हीलिंग पिल्स की बोतल निकालकर घायलों को बांट दी, जिससे सबकी नजरों में उसके लिए और शुक्रिया और सम्मान बढ़ गया। बचने की खुशी धीरे ठंडी पड़ने लगी तो ग्रुप पर उदासी छा गई। इसकी वजह वो 2 कल्टीवेटर्स थे जो बेतहाशा लड़ाई शुरू होने से पहले गिर गए थे। मरने से पहले याओशी ने इन डिसिपल्स को यान काई और जीमो को मारने का हुक्म दिया था, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया, इसलिए गुस्से में उसने दूसरों को मजबूर करने के लिए कड़ी सजा दी थी। ये सजा इन 2 बदकिस्मतों पर गिरी थी। एक प्योर हॉट पैलेस का ली शिन युआन था, जुओ फोन का सीनियर ब्रदर, जबकि दूसरा बी शियुमिन का जूनियर ब्रदर था, वही जो पहले यान काई को अपमानित कर रहा था। सब भौहें सिकुड़कर उनके पास इकट्ठा हो गए। वे कैसे हैं? यान काई ने बाकियों की तरफ से पूछा। जुओ फोन का चेहरा दुख और निराशा से भर गया। सीनियर ब्रदर का डेंटियन कीड़े से खराब हो गया। यान काई का चेहरा उदास हो गया, हिचकिचाकर पूछा, तो उनकी कल्टीवेशन? जुओ फोन ने धीरे सिर हिलाया। उसका डेंटियन टूट गया, ट्रू क्यूई बिखर गई। भले जान को खतरा नहीं था, लेकिन अब से वह साधारण इंसान बन जाता, कल्टीवेट नहीं कर सकता था जब तक कोई लेजेंडरी दवा न मिले जो डेंटियन ठीक कर सके। अफसोस ऐसी दवा सिर्फ किंवदंती में थी। कहां से ढूंढे? ली शिन युआन प्योर हॉट पैलेस का एलीट था और इस अलग दुनिया में आने से उसकी एप्टीट्यूड और ताकत अच्छी थी, लेकिन अब एक छोटे कीड़े की वजह से उसे मौत से बदतर किस्मत सहनी पड़ी। सिलाविन, हाँ, सुनने में मजाक लगता है, लेकिन जब तक मुझे याद आता है कि इस दुनिया में डेंगू है। डी अभी ली शिन युआन का चेहरा खाली और सख्त था, जैसे उसकी सोल उड़ गई हो। ऐसा झटका कोई आसानी से सहन नहीं कर सकता था। उसकी चुप्पी के मुकाबले दूसरा शिकार ज्यादा उग्र था।
बी शियुमिन का जूनियर ब्रदर बी शियुमिन के साथ जिसने 2 बार यांकाई को अपमानित किया था और स्वर्ग की करामात से जब याओशी ने रैंडमली उदाहरण बनाने के लिए चुना तो वह उनमें से एक था। बी शियुमिन को कसकर पकड़कर आंसू बहाते हुए कमजोर आवाज में बड़बड़ाया, सीनियर ब्रदर, मैं अभी भी कल्टीवेट कर सकता हूं ना, मेरे डेंटियन को इतना नुकसान नहीं हुआ ना। बी शियुमिन का चेहरा उदास था, होंठ कई बार खुले बंद हुए लेकिन अपने जूनियर ब्रदर को तसल्ली देने के शब्द नहीं मिले। चारों तरफ का ग्रुप चुप रहा, सबके चेहरे पर उदासी थी। भले उन्हें इससे खास करीब नहीं थे या पहले बर्ताव की वजह से पसंद नहीं करते थे और खासकर यांकाई के साथ, लेकिन आखिर वह ग्रेट हान डायनेस्टी का कल्टीवेटर था। सीनियर ब्रदर, सच बता, मैं अब कचरा बन गया हूं। युवक आखिरकार सहन नहीं कर पाया और उत्तेजित होकर चिल्लाया। बी शियुमिन ने उसे पल भर घूरा, फिर दांत पीसकर जोर से सिर हिलाया। नामुमकिन। युवक का चेहरा अचानक उदास हो गया। नामुमकिन? बस एक छोटा कीड़ा है, मेरे डेंटियन को कैसे तबाह कर सकता है? मैं उभरता सितारा हूं, मैंने इतनी मेहनत से कल्टीवेट किया, सिर्फ 10 साल में ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 3rd स्टेज पहुंचा। मैं जरूर इमोर्टल एसेंशियन बाउंड्री मास्टर बनूंगा, मैं इस दुनिया का पावरहाउस बनूंगा। मैं निराशा से चिल्लाते हुए उसे अचानक कुछ याद आया और सख्ती से मुड़कर जीमो की तरफ देखा। हाँ, वह तियान लैंग डायनेस्टी की है, उसे जरूर बचाने का तरीका पता होगा। ये सुनकर ग्रुप के चेहरे चमक उठे। पहले बेजान ली शिन युआन भी जीमो की तरफ देखने लगा। सबकी आंखें उम्मीद और चिंता से भरी थीं, लेकिन जीमो का भाव सुन्न रहा और उसने धीरे सिर हिलाया, मेरे पास कुछ नहीं है। ली शिन युआन की आंखों की रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई, जबकि बी शियुमिन का जूनियर ब्रदर गुस्से से चिल्लाया, लांती हरामिन, तू तियान लैंग की है ना? तू भी वो कीड़े इस्तेमाल करती है तो कुछ न कर पाने की बात कैसे कर रही है? तुझे पता जरूर है लेकिन बताना नहीं चाहती, उसे बकवास करते सुन जीमो का चेहरा धीरे ठंडा पड़ गया और उससे हत्यारी आभा निकलने लगी। साथ ही यांकाई से भी क्रूर आभा निकलने लगी। हालत नाजुक महसूस करके चेन शुएशु ने जल्दी बीच में बोला, रुक एक पल, किसी पर रैंडम इल्जाम मत लगाओ। भले उसके पास भी वही कीड़े हैं, लेकिन तुझ पर हमला करने वाली वह नहीं थी। ऊपर से तेरा डेंटियन पहले से टूट चुका है, क्या तुझे लगता है अब कोई कुछ कर सकता है? ये तर्क सुनकर युवक ने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी। तूने क्या कहा? उसने ही हमें हमला करके इस हालत में डाला था, लेकिन अब तू उसका बचाव कर रहा है। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल। वह तियान लैंग डायनेस्टी की सस्ती हरामिन है, जबकि मैं ग्लोरियस ग्रेट हान डायनेस्टी का मर्द हूं। उसकी नई हालत की वजह से ये लड़का बेकाबू होकर जो मन में आए बक रहा था, जिससे चारों तरफ सुनने वालों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तू आखिर कहना क्या चाहता है? सु शियाओ यू गुस्से से आगे बढ़कर चिल्लाए। पहले उसे इस लड़के की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन अब उसे बेतहाशा गालियां देते और अपने सीनियर ब्रदर को कोसते देख उसका सारा तरस उड़ गया। चेन शुएशु ने जल्दी उसकी बांह पकड़ी और धीरे सिर हिलाया। चेन शुएशु का स्वभाव काफी स्थिर था, उसे पता था कि यह व्यक्ति बस बहुत बड़ा झटका सह चुका है, इसलिए उसकी बातों को दिल से नहीं लगा। ग्रुप की तरफ उसके बर्ताव में आए बदलाव से बेखबर वह जीमो पर घूर कर गालियां देता रहा। लंती हरामिन, अगर तुझे मेरे डेंटियन ठीक करने का तरीका नहीं पता तो तू खुद मर जा। जीमो कभी क्षमाशील औरत नहीं रही। ऊपर से इन दिनों उसकी आजादी छीनी गई थी और उसकी जान मौत का फैसला उसके हाथ में नहीं था, इसलिए यांकाई के सामने अनिच्छा से ही सही झुकना पड़ता था। ऊपर से उसके अपने साथी उसकी साजिश रचकर मारना चाहते थे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया था। और अब इस कचरे जैसे लड़के को उसे गालियां और धमकी देते सुन वह और बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठंडी हंसी हंसकर पलटकर बोली, तेरे जैसे छोटे हरामी को मैं मर जाऊं। मैंने कहा ना, मेरे पास तुझे बचाने का तरीका नहीं है, लेकिन होता भी तो मैं कभी तुझे नहीं बचाती। लेकिन ये नफरत भरे शब्द बोलकर वह और गुस्सा होने की बजाय लड़का अचानक खुश हो गया और बी शियुमिन की बांह पकड़ ली। सीनियर ब्रदर, तूने सुना ना? उसे सचमुच तरीका पता है, जल्दी इसे मजबूर कर मुझे बचाए, मैं कचरा नहीं रह सकता। बी शियुमिन का चेहरा पल भर सिकुड़ा, फिर अपने जूनियर ब्रदर को शांत करने के लिए धीरे सिर हिलाया। अच्छा, अगर वह तुझे बचाने से मना करती है तो मैं उसकी कल्टीवेशन बर्बाद करके तेरी नौकरानी बना दूंगा, जिंदगी भर तेरी सेवा करेगी। बात खत्म करके वह धीरे खड़ा हुआ और उदास नजर से जीमो को घूरने लगा। जीमो के सुंदर चेहरे पर भी क्रूरता चमकी, जैसे वह बेफिक्र उसे घूर रही हो। रुक एक पल, चेन शुएशु उनके बीच कूदकर चिल्लाया। बी शियुमिन, तुझे पता है जो उसने अभी कहा? बस गुस्से में था और ऊपर से कह सकते हैं कि हम सबकी जान उसकी वजह से बची है।
अगर वह और भाई यांग वो नाटक न करते और उन दोनों पर हमला न करते तो हम सब अभी भी याओहे और याओशी के कंट्रोल में होते। अगर तुझे शुक्रिया नहीं करना तो ठीक, लेकिन जानबूझकर उसके खिलाफ जाना क्या ज्यादा नहीं है। उसकी वजह से जान बची। बी शियुमिन ने ठंडी हंसी हंसी, अगर पहले इस और उसके लांती तियान लैंग हरामियों ने हम पर हमला न किया होता तो हम किसी के गुलाम कैसे बनते। उसने हमें बचाया नहीं, जो कुछ किया सिर्फ अपनी भलाई के लिए किया, सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी। चेन शुएशु, मुझे तेरा स्वभाव पता है, लेकिन इस मामले में दखल न दे तो बेहतर। चेन शुएशु ने भौहें सिकुड़ी। भले उसे भी शियुमिन पसंद नहीं था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि जो कहा सच्चाई से भरा था। जीमो ने पहले अपने मॉन्स्टर बीस्ट से सब पर हमला किया था, इसलिए भले याओहे और याओशी उन्हें कंट्रोल कर रहे थे, जीमो की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। अभी जब उसने और यान काय ने याओहे और याओशी का सिर काटा था, जीमो सचमुच सिर्फ अपनी भलाई के लिए कर रही थी, उन्हें बचाना सिर्फ साइड इफेक्ट था। बी शियुमिन सच्चाई बोल रहा था, इसलिए चेन शुएशु को और आगे बढ़ना मुश्किल लगा। एक तरफ उसे जीमो से नफरत थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे पता था कि जीमो और यान काय साथ हैं, और दोनों का रिलेशन इतना सिंपल नहीं है। चेन शुएशु की आपत्ति खारिज होने के बाद कोई और आगे नहीं आया। 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियां हो या ये किन्सी और झोऊ बा सीनियर सिस्टर जूनियर ब्रदर जोड़ी, सब चुप रहे और न्यूट्रल रहकर हालत कैसे विकसित होती है देखने लगे। वे हिचकिचा इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें यान काय और जीमो के रिलेशन के बारे में साफ नहीं था। सबकी नजरें उस पर होने देख यान काय ने ठंडी हंसी हंसी फिर बी शियुमिन की तरफ देखा। तू उसकी कल्टीवेशन बर्बाद करके अपने जूनियर ब्रदर की नौकरानी बनाना चाहता है। अगर यहाँ कोई जीमो के खिलाफ हरकत करता तो वह चुप नहीं बैठ सकता था। चाहे कैसे हुआ, जीमो अब उसके आदमी थे। अगर वह मेरे जूनियर ब्रदर को रिस्टोर नहीं कर सकती तो यही उसकी किस्मत होगी। बी शियुमिन का चेहरा उदास हो गया। मुझे डर है तेरे जूनियर ब्रदर को वो सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। यान काय ने जोर से हंसा, आखिर वह पहले से मेरी नौकरानी है। जीमो की सांसें रुक गईं जैसे वह उसे घूर रही हो, लेकिन आखिर पलट नहीं पाए। यान काय उसे नौकरानी कहकर उसकी पोजीशन ऊंची कर रहा था। सच तो ये था कि वह उसकी गुलाम थी, तो क्या आपत्ति कर सकती थी। दांत पीसते हुए जीमो को लगा ये हरामी उससे मिला सबसे नफरत करने लायक व्यक्ति है, लेकिन उसकी किस्मत उसके हाथ में थी, इसलिए चुप रहना पड़ा। जीमो अपने में संघर्ष करती रही। सब यान काय की बात सुनकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि सब देख रहे थे कि जीमो उससे पलट नहीं पा रही। एक एक करके सब दोनों के बीच देखने लगे, उनकी आंखें अविश्वास और हैरानी से भरी थीं। सब याओहे और याओशी के गुलाम बन चुके थे, जिससे उन्हें अंतहीन अपमान और दुख हुआ था, लेकिन यान काय और जीमो का रिलेशन उल्टा था। क्या हुआ था, उसने कैसे किया, दूसरों को नोटिस न हुआ, लेकिन लेंग शान का चेहरा भी अजीब हो गया। सख्ती से कहा जाए तो उसकी और जीमो की स्टेटस एक ही थी। मेरी नौकरानी के लिए सिर्फ मैं फैसला करूंगा कि वह जिएगी और किसकी सेवा करेगी। तो इसके लायक नहीं। यान काय को भी शियुमिन का बर्ताव पहले से नापसंद था, इसलिए अब विनम्र नहीं रहा। हे बी शियुमिन ने हंसकर तिरस्कार से यान काय को देखा। लगता है तू इस तियानलैंग औरत से पूरी तरह पालतू बन गया है, और मुझे हंसना चाहिए या थूकना समझ नहीं आ रहा। उसके लिए ऐसे बोलना, लगता है तू उसकी स्कर्ट का गुलाम बन चुका है। भले यह औरत हरामिन जैसी आभा देती है, थोड़ी सेवा करके मर्द को अपना खिलौना बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसे बोलते सुन ग्रुप की सब औरतों की भौहें सिकुड़ गईं। बी शियुमिन के शब्द बहुत गंदे और बदसूरत थे, और सब अपना गुस्सा दबाने में मुश्किल महसूस कर रही थी। जीमो के सुंदर चेहरे पर भी गुस्सा उभरा, उसका नाजुक शरीर कांपने लगा। भले वह बाहर से एक्सपीरियंस्ड और वर्ल्डली औरत लगती थी, लेकिन सिर्फ वह और उसके करीबी जानते थे कि आखिर यह सब दिखावा था। मुझे मत रोको, मैं इसे मारना चाहती हूँ। जीमो ने दांत पीसकर बी शियुमिन को नफरत से घूरा। उसका भाव बर्फ जैसा ठंडा था। इतना अपमान सहने का मतलब समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसे नहीं लड़ सकती। यान काय ने ठंडे से उसे घूरा। वह आखिर तियानलैंग डायनेस्टी की थी। भले वह भी शियुमिन से ताकतवर थी और आसानी से हरा सकती थी, लेकिन जैसे ही उसे मारती बाकी ग्रेट हान डायनेस्टी वाले चुप नहीं बैठते और हालत और मुश्किल हो जाती। मुझे परवाह नहीं, मुझे इसे मरता देखना है। जीमो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसकी ट्रू क्यूई हिंसक होकर शरीर से फट पड़ी। पीछे हट, यान काय ने गरज कर कहा। जीमो ने उसे पल भर घूरा, फिर गुस्सा दबा पाए। वह काफी समझदार थी और यान काय का मतलब समझ गई। लेंग शान भी जल्दी दौड़कर जीमो को खींच ले गई।
दोनों ने उसकी सोल यातना सहन की थी और यान काय के गुस्से को जानती थी। अगर वह और जोर देती और उसे सचमुच गुस्सा दिलाती तो बदले में सिर्फ वो बुरे सपने जैसी यातना मिलती। बी शियुमिन ने जीमो को शांत से घूरा, उसके चेहरे पर घमंडी जीत की मुस्कान। सीनियर ब्रदर, इसे छोड़ना मत। बी शियुमिन का जूनियर ब्रदर फिर चिल्लाने लगा। बी शियुमिन की आंखों में क्रूरता चमकी और उसने हल्के से सिर हिलाकर जीमो की तरफ बढ़ने की तैयारी की, लेकिन अचानक यान काय उसके सामने खड़ा हो गया। मैं तेरे साथ हूं। यान काय ने बेफिक्र उसे देखा। बी शियुमिन ने भौहें सिकुड़ी, उसका चेहरा जल्दी बदसूरत हो गया। इस तियान लैंग हरामिन के लिए तू सचमुच मेरे रास्ते में आएगा? मैंने कहा न, वह मेरी नौकरानी है और उसकी किस्मत सिर्फ मैं तय करूंगा। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, रास्ते से हट। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, बी शियुमिन ने बेसब्री से कहा। बिना लड़े कैसे पता? यान काय पत्थर जैसे अडिग खड़ा रहा। बी शियुमिन ने यान काय की आंखों में गहरी नजर डाली, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा, चूंकि तू मौत मांग रहा है तो मुझे बेरहम होने का दोष मत दे। पहले तुझे मारूंगा, फिर उस तियान लैंग हरामिन की कल्टीवेशन बर्बाद करूंगा। बात खत्म करके बी शियुमिन ने क्रूरता से यान काय पर वार किया, अपनी ट्रू क्यूई चरम पर उकसाकर हथेली मारी जो हवा चीरती हुई आए। चीखें गूंजी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बी शियुमिन इतनी क्रूरता से हमला करेगा। वह ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज पर था, जबकि यान काय सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 8th स्टेज पर। इतने बड़े फर्क से यान काय जिंदा कैसे बचता? क्या उसे जरा हिचक नहीं हुई कि यान काय ने अभी उसकी जान बचाई थी? ये व्यक्ति जैसे मन में आए वैसा करता था, बिना जरा नैतिकता के। रुक! हान शियाओ क्यूई चिल्लाए। ये किंगसी ने भी लाल आभा निकालकर दौड़ लगाए। जीमो और लेंग शान दोनों हैरान रह गईं, उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। उस पल यान काय ने भी शियुमिन पर नजर गड़ाए और मुट्ठी से वार किया। ट्रू क्यूई और युआन क्यूई टकराए, एनर्जी की चमके चारों तरफ फैल गईं। धेंग 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 धेंग। तारांकन बी शियुमिन दर्जन भर कदम पीछे हटा तब पैर जमाए, जबकि यान काय पर्वत जैसे अडिग खड़ा रहा। 8 हवाएं भी उसे हिला नहीं पाईं। ये किंगसी लड़खड़ा कर रुकी। उसके शरीर की लाल आभा धीरे गायब हो गई, जैसे वह स्तब्ध खड़ी हो। जीमो और लेंग शान की आंखों में भी हैरानी चमकी। उनके चेहरों पर भाव बहुत जटिल हो गए। ताकतवर झोउबा की आंखें सिकुड़ी जैसे उसका चेहरा कुछ बार सिकुड़ा। चेन शुएशु और सु शियाओयू के मुंह इतने खुले कि अंडा घुस जाए। सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर जोड़ी को लगा जैसे वे किसी सपने में हैं। ... सबकी प्रतिक्रिया अलग थी, लेकिन सब समान रूप से हैरान थे कि यान काय ने आसानी से भी शियुमिन को पीछे धकेल दिया। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 8th स्टेज, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज। 5 माइनर रियल्म्स का फर्क तो छोड़ो, इन 2 ग्रेट रियल्म्स के बीच बड़ा वाटरशेड गैप था। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री पहुंचने से पहले कल्टिवेटर युआन क्यूई इस्तेमाल करता था, जबकि पहुंचने के बाद युआन क्यूई ट्रू क्यूई में रिफाइन हो जाती थी। दोनों में फर्क सिर्फ एक ग्रेड का नहीं था। ये कॉमन सेंस था कि सेपरेशन एंड रियूनियन कल्टिवेटर ट्रू एलिमेंट मास्टर को पीछे नहीं धकेल सकता था, सिवाय उन वर्ल्ड फेमस सुपर जीनियस के। लेकिन अब यह अविश्वसनीय नजारा उनके सामने हो रहा था। बी शियुमिन भी हैरानी से यान काय को घूर रहा था। उसका बायां हाथ दाहिने को पकड़े हुए था और वह बेतहाशा अपनी ट्रू क्यूई चलाकर शरीर में घुसी ट्रू यांग युआन क्यूई को निकालने की कोशिश कर रहा था। उसका दाहिना हाथ लाल चमक रहा था जैसे आग पर हो, लेकिन उसकी पूरी कोशिश के बावजूद ये लाल चमक उसकी बाह पर नंगी आंखों से दिखती स्पीड से फैल रही थी। तेरी युआन क्यूई, बी शियुमिन मुंह बनाकर बोला, इतनी शुद्ध क्यों है? यान काय ने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी जबकि मूवमेंट स्किल चलाए। वह धुंधला होकर गायब हुआ और तुरंत बी शियुमिन के सामने प्रकट होकर क्रूर हथेली मारी। बी शियुमिन ने गरज कर अपना पाम उठाकर मुकाबला किया। शेकिंग क्लाउड पाम, एक वार जो बादलों को हिला दे। लो अर्थ ग्रेड लो मार्शल स्किल जिसकी ताकत कमाल की थी। यान काय ने सीधे मुकाबला किया। उनके बीच जोर की धड़ाम हुई जैसे बी शियुमिन की पोजीशन ढह गई। इस बार यान काय भी पीछे हटा, लेकिन जल्दी संभला और फिर मुट्ठी मारी। बी शियुमिन अब अभिभूत हो चुका था और इन क्रूर हमलों से बचाव नहीं कर पा रहा था, इसलिए यह मुट्ठी उसके सीने पर सीधी लगी। बनिंग सन 3 लेयर ब्लास्ट। 1 महीने से ज्यादा पहले जब यान काय और क्यूई जियानशिन लड़े थे तो बनिंग सन 3 लेयर ब्लास्ट क्यूई जियानशिन की ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 3rd स्टेज ताकत से आसानी से हल हो गई थी और जरा नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन अब ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज पर बी शियुमिन ये परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाया। पहला, यान काय की युआन क्यूई ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड की बूंद रिफाइन करने से अब काफी शुद्ध हो चुकी थी। दूसरा,
क्यूई जियान शिंग 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल का डिसिपल था जो फर्स्ट क्लास सेक था, जबकि बी शियुमिंग सिर्फ सेकंड क्लास सेक से था। उनकी हेरिटेज और फाउंडेशन की तुलना नहीं हो सकती थी। सीधा वार लगने से बनिंग सनथरी लेयर ब्लास्ट बी शियुमिंग के शरीर में घुसी और फट पड़ी। बी शियुमिंग दर्द से चिल्लाया जैसे उसका चेहरा सफेद पड़ गया और अनजाने में खून की बड़ी उल्टी की। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।